हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था जिसमें हमने जाना था कि सेंसस क्या होता है। अगर हम किसी जगह, ठीक है, जगह में कितने लोग रह रहे हैं, किसी रीजन में कितने लोग रह रहे हैं, उसका हम काउंटिंग निकालें तो इसे सेंसस कहा जाता है। सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों है, कब ये इंडिया में कंडक्ट हुआ था, 2011 में लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था। उसके बाद हमको ये पता चलता है कि जो सेंसस है उससे हम हमारे जो कंट्री है उसका ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में जाना कि पहले सेंसस जो है कब हुआ था। सबसे पहले सेंसर हुआ था स्वीडन में। उसके बाद हमने सेक्स रेशियो के बारे में जाना। अब जो है हमको आगे बढ़ते हुए एज कंपोजिशन, रेशियो ऑफ चिल्ड्रन, यूथ और ओल्ड पीपल। तो एज या कंपोजिशन का क्या रोल होता है उसके बारे में हमको जानना है। तो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड एज ग्रुप्स, बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप, यूथ एंड ओल्ड पीपल। तो जो एनालिसिस करते हैं हम, जो पॉपुलेशन है किसी रीजन का, उसको हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो होता है बच्चों का ग्रुप होता है। बच्चों का मतलब जो 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बच्चों के ही ग्रुप में लेके आते हैं। तो जितने गर्ल्स और बॉयज हैं जो 15 ईयर से लो है उनका ग्रुप हो गया। और यूथ वाला ग्रुप होता है जो 60 ईयर से बिलो का ग्रुप होता है, 16 से लेकर 60 ईयर्स के बिलो वाला जो ग्रुप होता है, जो काम करने में सक्षम रहते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह काम की खोज में जा सकते हैं। तो ऐसे लोग यंग यूथ में आते हैं। और ओल्ड पीपल जो ऐसे 60 साल से ऊपर हैं, जो अभी काम करने में सक्षम नहीं है, जो कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें वो भाग लेने के अब लायक नहीं रहे, वो डिपेंडेंट है। तो ये जो 2 ग्रुप है, फर्स्ट और थर्ड ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, डिपेंडेंट रहता है। इन एनी सोसाइटी द पीपल विथ मैक्सिमम प्रोडक्टिव एबिलिटी आर यंग पीपल हु कैन वर्क इन होम्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। जनरली पीपल, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर डिपेंडेंट ऑन देम। तो यही बताया जा रहा है कि कोई भी सोसाइटी में जो मैक्सिमम प्रोडक्टिव एबिलिटी मतलब काम करने की क्षमता, इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं हमारे कंट्री की, उसको बढ़ाने की जो क्षमता है वो किन में होती है, यंग पीपल में होती है, जो कि घरों में काम कर सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं और ऑफिसेस में काम कर सकते हैं। और जनरली मतलब ज़्यादातर बच्चे और जो बूढ़े होते हैं वो इन पे आश्रित होते हैं, इन पे डिपेंडेंट होते हैं। द चिल्ड्रन विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ द फ्यूचर एंड दे विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट रोल। ऑन द अदर हैंड द स्पेशल प्रोविजन विल हैव टू बी मेड फॉर हेल्पिंग द ओल्ड पीपल। तो ये जो बच्चे हैं ये आगे चलकर जो है यंग हो जाएंगे और ये जो है प्रोड्यूसर्स बनेंगे फ्यूचर का। तो भविष्य में आने वाले जो समय है उस समय जो है ये लोग कामगार हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो ओल्ड पीपल है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्राविधान भी लगाए गए हैं। तो इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट सच ए पॉलिसी इट इज नेसेसरी टू नो हाउ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड स्टेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस ग्रुप। अब ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो काम कर रहे हैं, यूथ के लिए, उनके क्या क्या पॉलिसीज हमको लेके आनी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को, ये जो ग्रुप्स हैं चिल्ड्रंस का, ओल्ड पीपल का या यूथ का, उसको 3 भागों में डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे चिल्ड्रंस के बारे में। तो चिल्ड्रन ऑफ लेस देन 15 years of age are included in this group. Normally the people in this age group are dependent on people in other groups and the arrangement for education, health, economic development and other amenities for the members of these groups are made by other people. तो बच्चे जो हैं, जो 15 साल से छोटे हैं, वो इस ग्रुप में आते हैं। और नॉर्मली मतलब ज़्यादातर क्या होता है, इस ग्रुप में जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे कहीं पे डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पर आश्रित होते हैं। तो इसलिए क्या है, इनका अरेंजमेंट हमको करना पड़ता है ताकि इसको उनको शिक्षा मिल सके, इनके हेल्थ के लिए, इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इन ग्रुप को जो है, इन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको मिलती है दूसरों के द्वारा। तो मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्टिव कंट्रीब्यूटर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्थव्यवस्था के नज़रिए से देखें, तो ये जो ग्रुप है कि एक्टिव कंट्रीब्यूटर नहीं है। ये हम एक्टिव कंट्रीब्यूटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रिवलेंस है। प्रिवलेंस मतलब
हो रहा है चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर क्या होता है, जो 14 साल से छोटे बच्चे रहते हैं उनको किसी हजार्डस जगह पे काम करवाना या घर पे भी काम करवाना, कोई मेड का काम करवाना, तो ये क्या होता है, कानूनी गैर अपराध होता है। तो कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोड्यूसिंग, और ये लेकिन क्या हो रहा है, चोरी छुपे जरूरत के हिसाब से इन बच्चों को काम करना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं फिर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में भागीदारी देते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया हुआ है, चार्ट दिया गया हुआ है। तो मैन और वुमेन का जो ग्रोथ है, ठीक है, पॉपुलेशन इन मिलियंस, तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो ये यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है। उसके बाद यूथ के बारे में देखना है। The people of ages vary from 15 to 49 years are included in this group. You will notice that people in this age groups are most active and usually the people in the other two groups, children and old age, are dependent on them. तो ये जो एज ग्रुप है ये कहाँ से कहाँ होता है, 15 ईयर्स से 49 ईयर्स तक होता है। और अलग अलग जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग हैं इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। और अगर हम नोटिस करें तो ये जो एज ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप रहता है, क्योंकि ये एज ही होती है एक्टिव रहने की। तो यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, पीपल जो इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है, दो अदर जो ग्रुप के जो लोग हैं, जो चिल्ड्रन और ये ओल्ड पीपल वाला जो ग्रुप है, ये इन पे डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। तो दिस ग्रुप, ये ग्रुप ज़्यादा मोबाइल भी होता है। तो मोबाइल मतलब जो हम हाथ से पकड़ते हैं वाला, बात करने वाला मोबाइल, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, इसके लिए इसको कोई डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और इस ग्रुप में जो रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने रोजगार के लिए ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद ओल्ड एज ग्रुप, तो एकदम बिल्कुल हमने डिस्कस कर लिया है, जो 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज है। और 60 ईयर्स के बाद में जो वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए मोस्टली जो इस ग्रुप के पीपल हैं वो दूसरे ऊपर वो एम्प्लॉयड नहीं होते, ठीक है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं होता, और वो अपनी ज़रूरतों के लिए यंग पीपल पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इन सोशल साइंस, अगर हम सोशल साइंस से बात करें तो पॉपुलेशन एज पिरामिड इज यूज्ड टू शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। लुक एट द ग्राफ ऑफ द एज पिरामिड इन इंडिया इन 2014 गिवन बिलो। तो जो हम सोशल साइंस में जब स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन एज पिरामिड, ठीक है, इससे हम जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं किसी कंट्री का। तो यहाँ पे इंडिया का 2014 का ये एज पिरामिड दिया हुआ है। तो यहाँ पे एज पिरामिड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेंस और ये है वुमेन्स का, ठीक है। तो एज 85 तक जा रहा है, ठीक है। तो 85 तक हमारे कंट्री में तो बहुत कम जाते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप में देखो 85 तक काफ़ी लोग गए हैं, और अफ्रीका में अगर हम देखें तो कम है, ठीक है। 80 से 84 ये है, ठीक है, मेंस और वुमेन्स का यहाँ से डिवाइडेड है, ठीक। तो इस तरीके से हमको तो ये परसेंटेज बता रहा है और ये एज बता रहा है। तो अगर हम देखें तो 50, ठीक है, 50% जो है ना एज ग्रुप वुमेन्स का अगर देखें तो 0 to 4 एज ईयर्स वाले हैं। तो इस तरीके से ये एज पिरामिड होता है। So it shows the number of men and women after every 4 years. You can see that in 2014 the proportion of children and youth in India was more than half of the old people. तो अगर हम देखें तो जो 2014 में जो प्रोपोर्शन था वो क्या था, ओल्ड पीपल से ज़्यादा था। इवन इन द यूथ एज ग्रुप द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वाज 20 ईयर्स ऑफ एज हायर देन द पीपल इन एनी अदर ग्रुप। दिस मीन्स दैट देयर विल बी नो डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इस पिरामिड को देखते हुए हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और इन कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि आगे आने वाले जो 20 साल है उसमें जितने लोग जो है प्रोडक्टिव एज, मतलब जो यंग एज वाले जो ग्रुप वाले जो लोग हैं जो प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, उनकी संख्या कम नहीं हो सकती। और उसके साथ ही साथ हमने क्या देखा है, लोअर नंबर ऑफ ओल्ड पीपल विल कॉज अ लोअर बर्डन टू द इकोनॉमी। और उसके साथ साथ जो ये ओल्ड पीपल वाला जो ग्रुप है उसकी जनसंख्या कम हो रही है, तो इसलिए उनका बर्डन क्या होगा, कम होगा youth वाले ग्रुप में। However, if we compare the columns of men and women, we will find that in the coming young generation, the number of women is going to be much lower than men, because the ratio of girls to boys is low among the children under 8 years of age. Now we will compare this graph for India with the graph for West Africa और Europe. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम, ठीक है, ये 5 to 9 वाला जो एज ग्रुप है इसको अगर हम देखते हैं तो ये अप्रॉक्स 50% आ रहा है वुमेन्स का, और मेंस का क्या है 60%। तो क्या यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है,
वही बताना चाह रहा है कि बॉयज़ की जनसंख्या मेन की जनसंख्या से क्या है, कई हद तक जाता है। और उसके साथ साथ आपको अफ्रीका और वेस्टर्न यूरोप इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन भी करना है। तो द ग्राफ फॉर वेस्ट अफ्रीका shows the age of more than half of the population is less than 20 years. Moreover, the people aged more than 50 years has less than just 12%. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एज ऑफ, ठीक है, अगर हम 20 सालों की बात करें, ठीक है, ये 20 ईयर्स की बात करें, तो यहाँ पे ज़्यादा हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 20 ईयर्स में कम होने वाला है। और ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे क्या है 50 ईयर्स, ठीक है, 50 ईयर्स आर लेस देन 12%। तो 50 ईयर से ज़्यादा वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 12% है। तो दिस पॉइंट टू अ सीरियस सिचुएशन वेयर मोस्ट पीपल डाई बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स। अब ये भी सीरियस सिचुएशन है। अगर हम अफ्रीका का मैप, अगर हम वेस्ट अफ्रीका का देखें तो देखिए उसी समय हमने डिस्कस किया कि वुमेन्स और मेंस, ठीक है, ये 50 ईयर्स तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, ये 80 ईयर्स तक तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो यहीं पे ही मतलब इंसान खत्म हो जा रहा है। तो 50 ईयर से ज़्यादा तो कोई मतलब कंप्लीटिंग जो एज है वो बहुत कम है। तो इफ़ अगर हम ये कंपेयर करें सिचुएशन जो वेस्टर्न यूरोप में है, तो इसमें डिस्टर्बिंग फैक्ट इमर्जेस। यू कैन सी यूरोप 36% आर एंगेज मोर देन 50 ईयर्स। तो 36% के जो लोग हैं वो 50 ईयर से ज़्यादा है। और अगर हम ये सिचुएशन देखें बच्चों की, तो हमको ये पता चलता है जो प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन का पॉपुलेशन में वो कॉन्स्टेंटली क्या होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। तो बच्चों की जनसंख्या क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। अब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो यूरोप के जो लोग हैं उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा उम्र तक जीते हैं, लेकिन बच्चे कम पैदा हो रहे हैं वहाँ पे। अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, जो ओल्ड पीपल हैं उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये लोग क्या रहते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो there may be several reasons for this difference between the situation in West Africa and Western Europe. The first is that the income level and healthcare services in Europe are so good that most people live till the ripe old age there. तो अगर हम कंपेयर करें जो सिचुएशन है वेस्ट अफ्रीका, तो वेस्ट अफ्रीका एक डेवलपिंग नेशन है। और वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो हम हिस्ट्री में पढ़ते ही आ रहे हैं, यूरोप पहले नंबर पे रहता है हर चीज़ में, डेवलपमेंट में, तो ये डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर हम देखें जो इनकम लेवल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं यूरोप में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इससे क्या होता है, लोग अपना जीवन जो है लंबे समय तक जीते हैं। राइप ओल्ड एज मतलब लंबा जीवन जीना। अब अगर हम कंपेयर करें अफ्रीका से, तो अफ्रीका एक डेवलपिंग नेशन है जहाँ पे गरीबी है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी क्या है, उतनी अच्छी नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स मतलब बच्चे जो पैदा होते हैं उसके बाद कुछ कमियों के कारण क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें, मतलब संपन्नता की बात करें यूरोप में, तो इससे क्या हो गया है, लोग क्या है कुछ ही बच्चे रखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे रखना पसंद नहीं करते। तो इन अ व्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसलिए इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ एनकरेजमेंट और फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है स्टेट से, ताकि यूरोपियन कंट्रीज में जो है बच्चों को अच्छे से पाला जा सके। तो ग्राफ और पिरामिड फॉर वेस्टर्न यूरोप इज मोस्ट सिलेंड्रिकल इन शेप फ्रॉम 0 to 40 ईयर्स। अगर हम वेस्टर्न यूरोप का देखें तो ये किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल शेप में है। 0 to 40 ईयर्स में द परसेंटेज ऑफ नन ऑफ द ग्रुप्स इज डिक्लाइन देयर। तो यहाँ पे इस जो सेक्शन है, यहाँ पे क्या है, कोई भी जो ग्रुप है वो उसकी जनसंख्या क्या हो रही है, कम नहीं हो रही है। और अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो ट्रायंगल है, मतलब हर एज ग्रुप जो है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है और एक लेवल बिलो। तो हम ये मान सकते हैं कि इंडिया में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उस सब के कारण जो है ये सिचुएशन है। उसके बाद वर्क और वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में जाना है, तो काम और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में। तो इट्स अ वेरी पजलिंग क्वेश्चन एज टू who should be considered as a worker or producer in the census of the country। अब भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक पहेली है कि हम कैसे कंसिडर करें कि किसको हमको वर्कर के वो में रखना है और प्रोड्यूसर के कैटेगरी में रखना है। तो मोस्ट पीपल डू नॉट हैव रेगुलर वर्क एंड द नेचर ऑफ देयर वर्क कीप्स चेंजिंग। समटाइम पीपल हैव गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड एट द अदर टाइम्स दे रिमेन आइडल। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी कंट्री जो है, ठीक है,
एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो ऐसा बहुत सारा समय आता है जब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम रहता है और उस समय कुछ लोगों के पास काम नहीं रहता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, वर्क का जो सिचुएशन है वो चेंज होते रहता है। तो कई बार कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम रहता है और कई बार वो उनके पास कुछ भी काम नहीं रहता। तो इस गिवन दिस सिचुएशन इन विच कैटेगरी शुड दे बी इंक्लूडेड, अब इस कंडीशन, इस सिचुएशन के कारण उनको किस कैटेगरी में इंक्लूड करना है। देयर आर नो प्रिसाइज solution for this puzzle, but the Census Commission uses a functional definition for this purpose. According to the 2011 census, work has been defined as a participation in economical productive activities. अब इसका कोई प्रिसाइज मतलब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सेंसस जो है, जो सेंसस कमीशन है, उसने 2011 में एक सोल्यूशन निकाला है इसका। तो फंक्शनल डेफिनेशन दिया गया है वर्क का, तो कोई भी काम जिसमें हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ती है, उसको काम के तौर पर डिफाइन किया गया है। तो दिस पार्टिसिपेशन कैन बी थॉट मेंटल और फिजिकल लेबर एज अ ब्रॉड कैटेगरी। वर्क्स इंक्लूड नॉट ओनली actual productive activities but also the job of supervision and management। तो अगर हम ये देखें तो पार्टिसिपेशन जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज का, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का पार्टिसिपेशन है, उसमें सिर्फ फिजिकल वर्क ही नहीं, मेंटल वर्क को भी जगह दी गई है। तो ये ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें काम को भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लिया जाता है, जैसे कि सुपरविजन का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, तो ये सारी चीजें भी इसी में आती है। इट ऑल्सो इंक्लूड पार्ट टाइम हेल्प इन फार्मिंग, हाउस होल्ड एंटरप्राइज एंड एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इवन अनपेड वर्क। तो इसमें सारी वो चीजें जिससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, जैसे कि अगर फार्म्स में कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, हाउस होल्ड घर में कुछ काम कर रहा है, जो घर में काम करने वाली दीदियां आती है, जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर कोई अनपेड वर्क है तो भी वो इसमें इंक्लूड होता है। तो इन दिस वे ऑल दोज एंगेज इन द एक्टिविटीज मेंशन्ड अबाउट आवर वर्कर्स, इवन द पीपल कंप्लीटली एंगेज इन फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन आर कंसिडर्ड एज वर्कर बट परफॉर्मिंग डेली हाउसहोल्ड कोर्स such as cooking, fetching water, taking care of children, house cleaning, etc. is not considered productive works। तो यहाँ पे देखिए हर वो काम, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ पैसे हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो पूरा जो है किस में आता है, प्रोडक्टिव वर्क्स में आता है। जैसे खुद के लिए भी फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ किसान खुद के खाने के लिए फार्मिंग करते हैं, तो वो भी एक प्रोडक्टिव वर्क में आता है। मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, भले वो डोमेस्टिक कंजम्पशन, मतलब डोमेस्टिक मतलब अपने खुद के खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी वर्कर्स में आते हैं। और जो डेली का जो हाउस होल्ड का वर्क है, जो एक गृहिणी करती है, एक हाउस वाइफ करती है, कुकिंग, फेचिंग, है ना, खाना बनाना, पानी लेके आना बच्चों का, ये प्रोडक्टिव वर्क में नहीं आता, इसकी कोई गिनती ही नहीं है सेंसस में। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 सेंसस के अनुसार 30% जो लोग हैं वो प्रोडक्टिव वर्क में एंगेज हैं, 10% पार्शली एंगेज है प्रोडक्टिव वर्क में, और 60% जो लोग हैं वो प्रोडक्टिव वर्क में एंगेज नहीं है। द सिचुएशन कुछ छत्तीसगढ़ में अलग है। तो 32% यहाँ पे जो लोग हैं वो एंगेज है प्रोडक्टिव वर्क में, 16% पार्शली मतलब आधा अधूरा, और 52% किसी भी काम को नहीं करते। उसके बाद हमको जानना है लिटरेसी के बारे में। लिटरेसी मतलब साक्षरता। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द लिटरेसी रेट ऑफ अवर कंट्री वाज 74.04, दैट इज टू से 3 out of every 4 person was educated। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो लिटरेसी रेट जो हमारी कंट्री में है वो कितना है, 74.04%। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हम 4 लोगों को बैठाए, ठीक है, तो उन 4 लोगों में 3 लोग एडुकेटेड निकलेंगे। सो इफ यू लुक एट द फिगर्स फॉर द प्रीवियस सेंसस, you will see that India has made considerable progress in this direction after independence। In the first census after independence, the literacy rate was 18%. In other words, 82 out of 10, 100% were illiterate। The literacy rate has increased to 64.84% in 2001। तो अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो 74.04% था। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को इंडिपेंडेंस के समय का देखें, तो जब फर्स्ट सेंसस हुआ था तो लिटरेसी रेट कितनी थी, 18% थी हमारी कंट्री में, सिर्फ और सिर्फ 18%। अब उसके बाद जो है लिटरेसी रेट कितनी बढ़ गई, 2001 में
64.84% और फाइनली 2011 में 74। तो बहुत अच्छा ग्रोथ किया है हमारी कंट्री ने। तो ऑल्दो आवर नेशनल लिटरेसी रेट वाज 74% अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, इट वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट and between men and women, while the literacy rate among men is 82.14% and the literacy rate of women is 65.46%. तो नेशनल लिटरेसी रेट मतलब पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 74% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये चीज़ें जो है स्टेट टू स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, तो स्टेट्स से डिफर करता है। मेन और वुमेन का कैटेगरी देखें तो उसमें भी डिफरेंस आता है। तो अगर हम मेन की लिटरेसी रेट देखें तो 82.14% है और वुमेन्स की 65.4। तो वैसे ही अगर हम लिटरेसी रेट डिफरेंट जो रीजन्स है, जैसे कि केरला का देखें तो 93.93% है, मिजोरम का 91.58% है, त्रिपुरा का 87.75% है। तो इनकी रेट्स क्या है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे। अगर हम बिहार का देखें तो 63.82%, राजस्थान का 67.06%, झारखंड का 67.6%। तो अदर स्टेट में लिटरेसी रेट क्या है, कम है, बिलो है नेशनल एवरेज का। उसके बाद हमको देखना है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट क्या होता है, क्या मतलब होता है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट का क्या मीन्स होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी होना कंटिन्यू। तो how are we to determine whether the economic development of a country is having a positive impact on the lives of people? You must have read about these things in your first economic lesson. तो अब हमको ये समझना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में, अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है हमारी कंट्री का, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारे कंट्री के लोगों पे। तो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी कॉल्ड डेवलप्ड लाइफ। टू इकोनॉमिस्ट मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फाइंडिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन। दे आर प्रोफेसर महबूब उल हक ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन ऑफ इंडिया। तो इनका नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो देखिए, तो ह्यूमंस की लाइफ को डेवलप्ड कैसे बोलेंगे, कब हम मानेंगे कि जो ह्यूमन का लाइफ है वो डेवलप्ड लाइफ है। तो दो इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले लोग, इसमें से प्रोफेसर महबूब उल हक पाकिस्तान के और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है और ये फाइंड आउट किया है, कुछ सजेशंस दिए हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हक और सेन क्या बिलीव करते हैं, जो डेवलपमेंट है लोगों का किसी भी कंट्री में, वो डिपेंड करता है कि कितनी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है अपने हिसाब से रहने का। तो दे हैड अपॉर्चुनिटी टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर विशेस एंड वेदर दे आर नेसेसरी कैपेबिलिटीज टू एनेबल देम फुलफिल देयर विशेस। और उनके पास है वो कैपेबिलिटीज, क्या वो उतने काबिल है कि वो अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी कर सके। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कार लेना चाहती हूँ, तो मेरे को कार के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम मेरे को 8 से 10 लाख रुपए पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो क्या मैं उतनी केपेबल हूँ, तो उतनी कैपेबिलिटीज है, तो वो डिफाइन करता है कि मेरी जो इच्छा है उसको मैं पूरा करने के लिए केपेबल हूँ कि नहीं, इसको और कोई कर सकता है क्या, नहीं, उसको मैं ही कर सकती हूँ। और हाक अकॉर्डिंग टू हाक द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट इंक्रीज इन इनकम बट टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग चॉइसेस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव। और हाक के अनुसार कि डेवलपमेंट का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा मतलब हमारी कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, ये नहीं, लेकिन हमको क्या है, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि हम अपनी चॉइसेस को रख सके। ठीक है, हमारे जो जीने का जो तरीका है उसमें कितनी चॉइसेस हैं, हम अपने तरीके से रह रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो पर्पस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू एनहांस ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड मेक देयर फुलेस्ट पॉसिबल यूज। दे कंटेंटेड दैट it is that for this it is necessary to invest in people education and health and equal distribution of income and resources and in particular empowerment and economic development of women। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज को हम एनहेंस करें, ताकि उनका, ठीक है, जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज कैसे एनहेंस होगी, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, उनको उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तभी तो उनकी कैपेबिलिटीज को हम अच्छे से यूज कर सकेंगे। तो ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज है उसको अच्छे से हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए कंटेंटेड मतलब इसको करने के लिए, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको
लोगों के एडुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ पे ध्यान, अभी एडुकेशन भी है, हेल्थ ठीक नहीं है, आदमी बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, उसको रात दिन बुखार आ रहा है, तो क्या काम करेगा, क्या प्रोडक्टिव वर्क करेगा। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम और रिसोर्सेस का, जो भी इनकम है और जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका, और साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट जो है और महिला सशक्तिकरण और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुमेन्स का भी होना चाहिए। So in order to measure this development, United Nations Development Program formulated some basic criteria. The first criteria is related to health. What is the average lifespan of people, or till what age do the people live on an average in a country? तो ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस जो है फॉर्मुलेट करके रखे हैं। तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हेल्थ से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हेल्थ से रिलेटेड। तो कितना एक जो व्यक्ति है उनके एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, कितनी ज्यादा उम्र तक वहां के कंट्री के लोग रह सकते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, लाइफ, दिस इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। So it is believed that the healthy person usually lives till an old age. The second criteria is education. तो फर्स्ट जो हेल्थ आ गया, तो एक हेल्दी पर्सन जो है वो लंबा आयु जीता है। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हैव पीपल हैड ऑन एन एवरेज, ऑन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन दे आर लाइकली टू रिसीव। तो कितने साल की स्कूलिंग होनी चाहिए, कितना साल तक उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, ये। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कितना उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो दिस एक्सपेक्ट इज एक्सेस्ड बाय पर कैपिटा इनकम, द एवरेज एनुअल इनकम पर पर्सन ऑफ इन अ कंट्री। तो इस एस्पेक्ट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पर कैपिटा इनकम निकालना पड़ता है। तो ये क्या होता है, एवरेज एनुअल इनकम क्या है हर एक व्यक्ति का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज इवेल्युएटेड बाय टेकिंग ऑल दिस एस्पेक्ट टुगेदर इनटू कंसिडरेशन। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है, हेल्थ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, इन तीनों एस्पेक्ट्स को हम ध्यान में रखे, तीनों को कंसिडर करते हुए आगे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसके अनुसार इंडिया ऑक्यूपाइज 130th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड रिसीव्स 609 पॉइंट्स। तो हमारे इंडिया का कितना रैंक है, 130th पोजीशन है, और रिसीव क्या कर रहा है, 130th पोजीशन इन द वर्ल्ड, मतलब जितनी कंट्रीज है उसमें 130 पोजीशन में आता है इंडिया, और कितने पॉइंट्स है, 609 पॉइंट्स है। तो नॉर्वे जो है उसको हाईएस्ट पॉइंट्स मिले हैं 944, और इट्स लीडिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें ये सबसे आगे है। द एक्सपेक्टेड लाइफ एट बर्थ इज 68 ईयर्स। तो 68 ईयर्स है इंडिया में, और अगर हम नॉर्वे में देखें तो 81.6 ईयर्स है। तो अडल्ट पर्सन इन इंडिया हैज 5.4 years of schooling on an average, while the corresponding figure for Norway is 12.6 years of education. अगर हम एक अडल्ट पर्सन की बात करें तो इंडिया में 5.4 years का स्कूलिंग है, और अगर हम नॉर्वे में बात करें तो 12.6 ईयर्स तक वो स्कूल जाते हैं एजुकेशन के लिए, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5.5 साल, ठीक है, एवरेज। तो पर कैपिटा एनुअल इनकम जो इंडिया का है वो क्या है, 5,497 अमेरिकन डॉलर्स में है, और अगर हम नॉर्वे की बात करें तो कितना है, 64,992 अमेरिकन डॉलर्स। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2015 की। तो हाउएवर मेनी अदर ways can be used to assess the human development of a country, such as keep track of literacy rate, the rate of malnutrition children, adult, infant and child mortality rate, maternal mortality rate. You will read this in other chapter of this book. तो अब पूरा तरीके से अगर ह्यूमन डेवलपमेंट किसी कंट्री का हमको एक्सेस करते हैं तो हमको कुछ और चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस और अडल्ट कितने हैं। मेल न्यूट्रिशन मतलब जिनको पूरा पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, और उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं और उनका मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है, उनकी मृत्यु कितनी ज़्यादा हो जा रही है। उसके साथ जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसका रेट क्या है। तो अगर इफ द लेवल ऑफ इनकम इज हाई इन ए कंट्री, जब एक कंट्री का जो लेवल है इनकम का वो हाई होता है तो वहाँ पे एजुकेशन बट द लेवल ऑफ एजुकेशन इज लो, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, भाई इनकम ज़्यादा है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या हो सकता है, अगर लोग वहाँ पे एजुकेटेड है लेकिन इनकम कम है, पुअर हेल्थ है, तो क्या कंडीशन हो जाता है। तो उसके बाद लास्ट टॉपिक हमको देखना है पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, ठीक है, लास्ट है ये।
ठीक है, लास्ट टॉपिक है। Okay, so is large population the reason for poverty? The issue has been debated for a long time. Many people believe that the resources and production are limited, and if they are used by large number of people, then each person will derive less benefit from them. But if they are used by fewer people, then more resources will be available to each person. However, this issue is not so simple and straightforward. तो ठीक है, क्या हमारी जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन, जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, क्या ये रीज़न है पॉवर्टी का? क्या इसके कारण जो है हमारी कंट्री जो है पीछे रह जाता है, गरीब हो जाता है? तो ये इशू जो है ये बहुत लॉन्ग टाइम पे डिबेटेड, एक वाद विवाद का इशू है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो रिसोर्सेस है और प्रोडक्शन है वो क्या है, लिमिटेड है हमारी कंट्री में, और बहुत सारे लोग जो हैं जब इन रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं और प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं इसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाता, कुछ ही लोगों तक रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये इश्यूज आते हैं। लेकिन ये इशू क्या सिंपल है? नहीं। तो फर्स्ट थिंग क्या है, प्रोडक्शन और रिसोर्सेज कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये लिमिटेड है और ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें, व्हेन पीपल प्रोड्यूस्ड हीट बाय बर्निंग वुड, द सोर्स ऑफ देयर एनर्जी डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट व्हिच वेयर लिमिटेड, बट व्हेन कोल, मिनरल ऑयल, गैस began to be used, the new and huge deposit of energy sources emerged and their use led to massive growth in popular production. Then production can be increased by changing in technology and enough wealth can be generated for distribution among the growing population. तो अगर हम ये मान के चले, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्शन और रिसोर्सेज जो है वो कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है, रिसोर्सेज चेंज होते जाते हैं और उनके यूज करने का तरीका, उससे जो प्रोडक्शन है वो चेंज होते जाता है। जैसे कि पहले के समय में जब लोगों को सिर्फ आग जलाना पता था लकड़ियों को लेके, तो उस समय एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी था जिसको वो जाते थे फॉरेस्ट में, वहां से लकड़ी लेके आते थे, आग जलाते थे। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो कोल है, मिनरल ऑयल है, गैस है, तो ये बहुत सारे अलग अलग हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेस हैं। तो अगर हम ये जो मैसिव ग्रोथ है, प्रोडक्शन का मैसिव ग्रोथ है, तो इस प्रोडक्शन को हम नई टेक्नोलॉजीज के यूज से अच्छे से वो करें और जो वेल्थ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके चले तो ग्रोइंग पॉपुलेशन आराम से वो कर सकता है। तो और सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन इज हाउ मच प्रोडक्शन विल बी देयर इन द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द वर्क फोर्स एंड हाउ आर देयर वर्किंग स्किल एफिशिएंसी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो प्रोडक्शन है हमारी सोसाइटी में, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है हमारी सोसाइटी में, ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे कितना वर्क फोर्स अवेलेबल है, कितने लोग वहाँ काम करने की इच्छा है और उनमें कितनी स्किल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे काम करने के लिए इच्छुक है, वहाँ पे गए भी हैं काम करने के लिए, प्रोडक्शन वर्क के लिए, लेकिन उसमें स्किल्स कितनी है और कितनी क्षमता है। द प्रोडक्शन ऑफ अ सोसाइटी कैन बी इंक्रीज्ड इफ देयर आर मोर स्किल्ड एंड एफिशिएंट पीपल देयर। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ रशिया हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर सेवरल डेकेड्स एंड फार फ्रॉम बीइंग प्लीज्ड विद दिस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन। अब अगर प्रोडक्शन जो है सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्किल्ड लोग हैं, एफिशिएंट लोग हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो रहा है, जैसे कि हम रशिया में देखें तो पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, रशिया के कुछ डेकेड्स में कम होते जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट ये वो कर रही है कि वो अपनी जो पॉपुलेशन है जनसंख्या का उसको स्टेबलाइज करके रखे। It is doing so because only large population will provide people for working in the factories, offices and field and increase in production. अब ये क्यों करने की जरूरत है भाई? अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, लोग ही नहीं रहेंगे तो फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा? स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, तो वर्कफोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो थर्ड क्या है, पॉवर्टी इज नॉट is caused not by lack of resources but by their unequal distribution. If the production of a society is equally distributed among its people, nobody will be poor, nobody will be rich. थर्ड पॉइंट क्या है, पॉवर्टी जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण नहीं होता, ये अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी को प्रोडक्शन जो टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है सोसाइटी में, ये सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो इवन विद अ स्मॉल पॉपुलेशन, इफ देयर इज इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी, द डिस्ट्रीब्यूशन will be unequal and some will be remain poor. That is why proportion of a population in poor even in the countries that are considered developed. अब भाई
रिसोर्सेज जो है वीकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो ऑब्वियस है कुछ सेक्शन जो होंगे सोसाइटी के वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया है ये एनर्जी कंजप्शन पर पर्सन अलग अलग कंट्रीज का, ठीक है। तो बांग्लादेश पर, तो इंडिया का क्या है 614 है। तो अगर हम ये इस प्रॉब्लम्स को स्टडी करें ग्लोबल लेवल पे तो हम ये फाइंड आउट करेंगे जो पुअर कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, अदर, यहाँ पे जो एनर्जी सोर्सेस है वो क्या है, कम है अगर हम कंपेयर करें जो डेवलप्ड नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स उसके कंपैरिजन में। तो ग्राफ जो है ये टेस्टिफाई करता है, ये जो ग्राफ है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में 614 है और अगर हम यूएस में देखें जो एनर्जी कंजप्शन है वो कितना है 7032, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो हम ये देख सकते हैं कि इनहेबिट्स जो है, जो रहने वाले जो है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजेरिया में ऑन एन एवरेज ये क्या कंज्यूम करते हैं, जो 1000 किलोज लेस कंज्यूम करते हैं अगर हम कंपेयर करें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ के। सो द इनहेबिटेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज कंज्यूम 2000 to 7000 किलोज ऑयल पर पर्सन, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। सो इफ वी कंपेयर द एनर्जी कंजप्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विद द एनर्जी कंजप्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी फाइंड दैट इंडिया कंज्यूम्स ओनली 1/3 ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अमेरिका। तो अगर हम ये कंपेरिजन करें तो हम ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा 1/3 डिफरेंस आ रहा है एनर्जी कंजप्शन में। तो पॉपुलेशन का जो अमेरिका का अगर पॉपुलेशन हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1/4 है इंडिया का, और इसके बावजूद भी वो कंज्यूम कर रहा है 3 times मोर रिसोर्सेज दैन इंडिया। सो इट्स ये अनदर इम्पॉर्टेंट मैटर है, अनदर इम्पॉर्टेंट वो है कि इंडिया में इतनी रिसोर्सेस नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अगर पूरे हम विश्व में देखें। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है जो लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, जो सिटीज़ में रह रहे हैं स्पेशली जो रिच हैं उनका ज़्यादा है इन कंपेरिजन अगर हम ट्राइबल और रिमोट एरियाज में जाएं उसके हिसाब से। सो अगर हम ये अज्यूम करके चले कि सारे जो लोग हैं, ठीक है, हमारे विश्व में सारे जो लोग हैं वो सेम स्टैंडर्ड से रहें, जो अगर हम गांधी जी के हिसाब से चले कि जितने रिसोर्सेस है अर्थ में वो सभी को पास सभी के पास रहे, तो किसी के पास कुछ ग्रीड टाइप का चीज़ें रहेगी ही नहीं, जो इतना लालच वो रहेगा नहीं। However, along with this argument, we will also have to expect that there is definitely some relationship between poverty and high growth, population growth. In 1974, at the World Population Conference held in Bucharest, India has put forth that global forum, the idea that development is best contraceptive. तो अगर हम ये मतलब ये इसको आप नकार नहीं सकते कि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे थोड़ी पॉवर्टी का जो लेवल है वो रहेगा ही रहेगा। और 1974 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया ने अपनी बात रखी कि डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव है जिससे हम ये जो गरीबी है उसको मिटा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर इज डेवलपमेंट द पॉपुलेशन विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। तो इसका यही मतलब है कि अगर पॉपुलेशन को हमको डिक्लाइन करना है और हमको डेवलपमेंट करना है तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज व्हेन द एजुकेशन एंड स्किल लेवल्स ऑफ पीपल आर हाई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर एफिशिएंट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट इज लो, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल इज ऑल्सो हाई। It has often been observed that in those countries women have the freedoms right to take decision regarding their life and occupation. One of the results of all this thing is that people giving birth to fewer children there. तो अब देखिए ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, लोगों के पास स्किल्स अच्छे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जो छोटे बच्चों की जो डेथ रेट है वो लो है, लोगों की लाइफ स्पैन अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, तो ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो उनको भी फ्रीडम उतनी अच्छी मिलती है, उनको अपनी लाइफ का अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक होता है। और ऐसी कंट्रीज में जो है लोग
कुछ बच्चों को ही जन्म देते हैं, ज़्यादा बच्चे वो रखना प्रेफर नहीं करते। और अगर हम ऐसी कंट्रीज़ में बात करें जहाँ पे चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट हाई है, जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता कि चिल्ड्रन उनके सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करती हैं कि एटलीस्ट कुछ तो उसमें से सर्वाइव कर सके। तो सिमिलरली जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों की लो वेजेस होती है, कम तनख्वाह होती है, चाइल्ड लेबर्स होते हैं, तो ये जो चाइल्ड लेबर है वो फैमिली के नीड्स को पूरा करते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोग ज़्यादा बच्चे रखते हैं ताकि वो बच्चे जो है हाथ बटाने में काम आए, ठीक है, मतलब घर के काम जो है और जो भी खेतों के काम है वो करने में उनकी मदद करें। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा फैमिली होगी तो उनकी इनकम ज़्यादा होगी। तो यहाँ ऐसी सोसाइटी में वुमेन्स जो है वो एडुकेटेड होती हैं, ऐसी सोसाइटी में जहाँ वुमेन एडुकेटेड होती है, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकती है, वो कुछ कम बच्चों को जन्म देना प्रेफर करती है, और जो भी रहते हैं उनकी ज़्यादा अच्छे से केयर करती है। तो ऑल इन ऑल भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है वहाँ पे कम होती है। अगर इंडिया में बात करें तो स्टेट जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ पे वुमेन्स का एजुकेशन ज़्यादा है, तो वुमेन्स को ज़्यादा फ्रीडम है और वो कर सकती है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उनको कम रखना है। तो इसका मतलब ये है जो बेनिफिट्स है डेवलपमेंट का वो सारे लोगों के पास पहुंचना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, जो रिसोर्सेस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक एमिनिटीज और अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के हर के पास, पुअर पीपल के पास। और ये जो गैप है पॉपुलेशन और डेवलपमेंट का, इसको कम करने की जरूरत है। ये सारे जो है रिजोल्यूशन मांग रहे हैं, ये इश्यूज का जो पॉपुलेशन का जो इशू है उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जो ये हर्डल्स हैं, ठीक है, और पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये जो रुकावटें आ रही हैं और ये ऑनेस्टी जो आइडियाज हैं इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, वो कार्य कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको हम 2 पार्ट्स में भी स्प्लिट कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि